गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नालंदा आईएएस एकेडमी ठाकरद्वारा में आपका स्वागत है। आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ाया था। कौन सी सबसे बड़ी झील है, कौन सी जो है वो सबसे लंबी झील है, कौन सी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सी ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सी सर्वाधिक ऊंचाई पर है, और कौन सी जो है वो लैंगून झील है, कौन सी जो है वो मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील है। तो कल मैंने आपको जो है ना वो भारत की मैपिंग पर मतलब इंडियन जोग्राफी का एक टॉपिक पढ़ाया था और उसका नाम था भारत में प्रमुख झीलें। तो वो हम कल करवा चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में प्रेजेंट हुए हैं और वो टॉपिक हमारा है मौलिक अधिकार। पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। पॉलिटी में ध्यान रखना, भाग 3 पॉलिटी से रिलेटेड है और ये है भाग 3। ठीक है, और भाग 3 क्या है? तो भाग 3 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, ध्यान रखना। तो मौलिक अधिकारों के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या होते हैं मौलिक अधिकार, क्या होती हैं मूल अधिकार, क्या होता है। तो किसे कहा जाता है मूल अधिकार, किसे कहा जाता है मौलिक अधिकार? तो वो अधिकार जो आपको बचपन से दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ अधिकार तो ऐसे होते हैं आपको जो आपको 18 एज क्रॉस करने के बाद दिए जाते हैं। जैसे मान लो आपको वोट डालने का अधिकार है, तो आपको वोट डालने का अधिकार जो है ना वो जन्म से नहीं है। आपको वोट डालने का अधिकार जो है वो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट करने के बाद में जो है वो आपको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, उससे पहले नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो ये हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, तो ये मौलिक अधिकार जो है ये जन्म से ही दिए जाते हैं। यानी जैसे ही आप जन्म लोगे आपका उस टाइम से ही आपको ये अधिकार दे दिए जाते हैं। अब मौलिक अधिकार जैसे किस तरह के अधिकार हैं? जैसे मान लो आपको कहीं भी जाना है, ठीक है, तो आपको कहीं भी जाने का अधिकार दे रहा है, आपको कहीं भी घूमने का अधिकार दे रहा है, आपको कहीं भी बसने का अधिकार दे रहा है, आपको आपकी स्वयं की इच्छा से खाने का अधिकार दे रहा है, आपको स्वयं की इच्छा से पहनने का अधिकार दे रहा है, आपको बोलने का अधिकार दे रहा है, आपको अभिव्यक्ति करने का अधिकार दे रहा है, आपको पार्टी बनाने का अधिकार दे रहा है, आपको किसी न किसी आंदोलन या विद्रोह करने का अधिकार दे रहा है। जैसे मान लो कोई भी है, अगर मान लो आपको किसी पार्टी के लिए मान लो जो है विद्रोह करना है, या मान लो आपको अपनी मांग के लिए कोई आंदोलन करना है, तो उसके लिए अधिकार देता है। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये मौलिक अधिकार होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 3 के अंदर आता है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार जो आते हैं वो आपका कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक आते हैं? तो ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत होती है वो होती है अनुच्छेद 12। और अनुच्छेद 12 से कहाँ तक जाते हैं? तो ये जाते हैं अनुच्छेद 12 से लगा के अनुच्छेद 35 तक। तो अनुच्छेद 12 से लगा के अनुच्छेद 35 तक जितने भी आपके अधिकार दिए गए हैं वो सब मौलिक अधिकार के अंदर है। जैसे मान लो आपका 12 में क्या अधिकार है, 12 के अलावा 13 में क्या है। हालांकि देखा जाए तो अधिकार तो 14 से है, अनुच्छेद 14 से लगा के अनुच्छेद 32 तक है। ठीक है, उसके बाद में 33 क्या होता है, 34 क्या होता है, 35 क्या होता है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अलग से ही जो है वो आर्मी का अलग से ही जो है क्या होता है, अलग से ही उनका जो जजमेंट अलग से होता है, उनका न्याय अलग से होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में परिभाषा के बारे में बताया जाता है और एक अल्पीकरण के बारे में बताया जाता है। तो अभी मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। उससे पहले आप थोड़ा सा इसमें बेसिक जानकारी ले लो कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में आते हैं। भाग 3 में आते हैं और अनुच्छेद 12 से लगा के अनुच्छेद 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि मौलिक अधिकार को एक नाम और दिया जाता है कि वो मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार क्यों कहा जाता है? रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? नैसर्गिक क्या होता है? तो नैसर्गिक होता है जो आपको जन्मजात दिए, मतलब जन्म से ही आपको दिए जाए। तो आपको मौलिक अधिकार जो है वो जन्म से ही दिए जाते हैं, इसलिए मौलिक अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा,
तो मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो फ्रेंच भाषा के अंदर, देखा जाए तो फ्रेंच भाषा में क्या कहा जाता है, तो फ्रेंच भाषा में जो है वो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और मैग्ना कार्टा जो है वो फ्रेंच भाषा में कहा जाता है। तो भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है, नैसर्गिक अधिकार कहलाता है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फ्रेंच भाषा में कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकारों को देखा जाए तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, यानी यूएसए से जो है वो मौलिक अधिकारों को उठाया गया है। अमेरिका यानी यूएसए से जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है, और इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसको नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। भाग आपका 3 में आता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं, ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट्स भी इनको बोला जाता है इंग्लिश में। अब ध्यान रखना कि अगर मान लो हमें अधिकार दिए गए हैं, तो जैसे मान लो हमें अधिकार दे दिया, बोलने का अधिकार दे दिया, हमें जो है पढ़ने का अधिकार दे दिया, हमें अभिव्यक्ति करने का अधिकार दे दिया, हमें जो है कहीं भी रहने का, जाने का, घूमने का अधिकार दे दिया। तो अब मान लो, जैसे मान लो हमें बहुत अधिकार दे दिए, तो जैसे मान लो इलेक्शन टाइमिंग आता है, तो उस टाइम पे हमारे अधिकारों को जो है वो कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है, छीना नहीं जाता है। आपको मैं बता दूं, आपके मौलिक अधिकारों को कभी भी नहीं छीना जाता है, आपके मौलिक अधिकारों को कुछ टाइम तक के लिए रोका जा सकता है, ध्यान रखना। जैसे मान लो कोरोना आया, तो कोरोना के टाइम में मान लो जैसे आपको कहीं भी घूमने का अधिकार है, कहीं भी आपको जाने का, रहने का अधिकार है नहीं, लेकिन कोरोना वायरस हुआ, तो कोरोना वायरस कोविड-19 के तहत आपको कहीं जाने से रोका गया, आपको कहीं जाने नहीं दिया, आपके बहुत सारे अधिकारों को जो है वो रोक दिया गया है। तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जाता है, आपके मौलिक अधिकारों को रोक लिया जाता है, रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? मान लो जैसे इलेक्शन टाइमिंग है, तो इलेक्शन टाइम में आचार संहिता लगा के आपकी बहुत चीज़ों को रोक दिया जाएगा। जैसे मान लो आप कहीं पे 5-6 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, इस तरीके से। तो ये क्या कर दिया जाता है, तो मौलिक अधिकारों को मैं आपसे बता दूं, मौलिक अधिकारों को आपसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन मौलिक अधिकारों को आपके निलंबित किया जा सकता है। और आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है, तो आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार वो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है बेटा? राष्ट्रपति महोदया के पास है। तो आपके मौलिक अधिकारों को आपसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन आपके मौलिक अधिकारों को कुछ टाइम के लिए निलंबित कर दिया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये काम कौन करेगा? तो ये काम आपका कर सकता है भारत के राष्ट्रपति महोदया। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर किसी मौलिक अधिकार से दिक्कत है, किसी मौलिक अधिकार से मान लो कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, या किसी मौलिक अधिकार से जो है किसी मतलब शोषण हो रहा है, हनन हो रहा है, या सरकार को कोई दिक्कत आ रही है, या पब्लिक में किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो वो मौलिक अधिकार क्या करा जाएगा? उस मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। लेकिन प्रतिबंधित करने के लिए मैं आपसे बता दूं, प्रतिबंधित करने के लिए सिर्फ आपका कौन कर सकती है? तो कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है संसद। ठीक है, ध्यान रखना। आप राष्ट्रपति, अगर आपके दिमाग में राष्ट्रपति है, तो मैं आपसे बता दूं कि राष्ट्रपति के लिए आपको मैं बता दूं कि आपके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार किसके पास है, तो आपके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करना राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति आ जा, संसद के अंदर ही राष्ट्रपति आपका आ जाएगा। भाई संसद में आएगा, मान लो विधेयक आएगा, संसद में आएगा, मान लो संशोधन करना है आपका मौलिक अधिकार में, कि कोई मौलिक अधिकार आपको हटाना है या कुछ नया जोड़ना है, तो कहाँ पे आएगा? पार्लियामेंट में आएगा, संसद में आएगा। और संसद क्या करेगा? संसद में आपका लोकसभा होती है, संसद में आपका राज्यसभा होती है, और फिर आपका राष्ट्रपति होता है। तो तीनों की सहमति के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों में अगर मान लो कोई अधिकार ऐसा है जिससे पब्लिक को दिक्कत है, सरकार में कहीं ना कहीं दिक्कत है, मान लो किसी को शोषण हो रहा है, किसी का हनन हो रहा है, किसी का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाता है? प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब प्रतिबंधित करने के लिए कौन है? तो प्रतिबंधित कर सकती है सरकार, संसद। सरकार ही है यहाँ संसद, देखा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसी के ही अंग है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तो अगर कुछ टाइम के लिए आपके मौलिक अधिकार रोकने हैं,
तो उसके लिए निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर आपको हमेशा के लिए कोई मौलिक अधिकार हटाना है या किसी मौलिक अधिकार में आपको संशोधन करना है तो आप प्रतिबंधित कर सकते हो किसके द्वारा, तो मौलिक अधिकार प्रतिबंधित की जा सकते हैं संसद के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। अब मान लो आपके मौलिक अधिकार के साथ में कोई खिलवाड़ कर रहा है। सपोज दैट आपका मौलिक अधिकार, आपको मौलिक अधिकार दिया गया है कि भाई हमें कहीं भी घूमना है, रहना है, खाना है, पीना है, पढ़ना है, और आपको इस चीज से कोई वंचित अगर कर रहा है तो उसके लिए आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना मौलिक अधिकारों के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली मान लो सपोज दैट अगर सबसे पहला देखा जाए तो आप सबसे पहले सबसे नीचे कोर्ट आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मान लो तुम्हारी समस्या का सॉल्यूशन हो गया तो ठीक, और नहीं समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है, आप संतुष्ट नहीं होते और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले थे, तो आप हाई कोर्ट आ जाओगे। हाई कोर्ट में आपका केस चलेगा, और हाई कोर्ट में अगर मान लो कोई डिसीजन अगर आता है और आप उसके डिसीजन से अगर मान लो संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट के डिसीजन को कहाँ लेके जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट से आप फाइनल अपना डिसीजन ला सकते हो, है नहीं, ध्यान रखना। लेकिन कुछ ही मामले में, ठीक है, ध्यान रखना। सपोज दैट मान लो तुम्हारी बकरी चोरी हो गई है, या मान लो तुम्हारा भाई कि हाँ साहब मेरे कान में से कुंडल खींच लिए, 40-50 रुपए वाले कुंडल है, और आपके कान में से खींच लिए, और आप सीधे पहुंच जाओ हाई कोर्ट में जाके खड़े हो जाओ और हाई कोर्ट में जाके कहने लगो कि साहब मेरे ऐसे कानों के कुंडल थे आर्टिफिशियल 40-50 रुपए के, साहब वो खींच लिए, साहब मेरी बकरी चुरा ली किसी ने, तो हाई कोर्ट भगा देगा वहीं से आपको फटकार मार के कि चलो यहाँ से, कैसे कैसे केस लेके आता है। तो एक लिमिटेड होती है, मान लो कि किस तरह का केस आना चाहिए। मान लो संपत्ति से जुड़ा कम से कम 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की आय का मान लो चीजें होनी चाहिए हाई कोर्ट में, उसके हिसाब से जो है ना पॉजिटिव एक्सप्रेशन जाना चाहिए कि हाँ भाई हाई कोर्ट लायक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लायक है या सुप्रीम कोर्ट लायक है। तो सबसे पहले देखा जाए तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं है तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नहीं हो रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट। लेकिन केस में आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए कि केस की क्वालिटी क्या है। कुछ ऐसे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही लड़ सकते हो, आप सुप्रीम हाई कोर्ट नहीं आ सकते, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों की बात अगर आ जा तो मौलिक अधिकार, अगर मान लो आपको मौलिक अधिकार आपके नहीं मिल रहे हैं, आपके मौलिक अधिकारों का कोई ना कोई हनन कर रहा है, आपके मौलिक अधिकार आपसे कोई ना कोई छीन रहा है, तो आपके मौलिक अधिकारों के लिए संरक्षण सीधा कहां से हो जाएगा, तो आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण सीधा आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट और आपका जो है वो सुप्रीम कोर्ट, दोनों से आप डायरेक्ट कर सकते हो। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो और आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, आप दोनों जगह जा सकते हो, दोनों जगह। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कह दिया जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों का संरक्षण होगा, सुप्रीम कोर्ट में ही मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में बताया नहीं जाता। मैं आपसे बता दूं दोनों है। एक ऑप्शन होता है सी भी कि ए और बी दोनों, यानी हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। तो ध्यान रखना, अच्छे से समझना होता है, देखना होता है थ्योरी कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सेट किया गया है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण आपको ध्यान रखना हाई कोर्ट में भी होगा और सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। उसके अलावा प्रतिबंधित संसद कर सकती है, निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है, अमेरिका से लिए गए हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है फ्रेंच भाषा में, एक नैसर्गिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स यानी भाग 3 के अंतर्गत आता है, इतना आपको ध्यान रखना। उसके अलावा अगर बात करी जाए कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात कब आई थी, तो अगर देखा जाए सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात कब आई थी, तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात मैं आपसे बता दूं 1931 का हुआ था कराची अधिवेशन। 1931 का क्या हुआ था, कराची अधिवेशन। ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करी थी किसने, सरदार पटेल ने। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें सबसे पहले क्या करा गया था, मौलिक अधिकार की मांग करी गई थी कि भाई हमें हमारे मौलिक अधिकार दिए जाएं। तो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें जो है वो आपके मौलिक अधिकारों की बात करी गई थी, ध्यान रखना। अब ध्यान ये रखना है कि मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, यानी 12 से लगा के 35 तक कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर सबसे पहले अगर उठाया जाए तो अनुच्छेद 12 में आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 क्या है, तो अनुच्छेद 12 के अंदर मैं आपसे बता दूं अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 12 में बताया गया है
मौलिक अधिकार की परिभाषा। क्या बताया गया बेटा? मौलिक अधिकार की परिभाषा के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकार की परिभाषा के बारे में बताया गया और मौलिक अधिकार की परिभाषा बताई गई है राज्य की परिभाषा के तौर पर। राज्य की परिभाषा के तौर पर ध्यान रखना, यानी मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार राज्य की परिभाषा के तौर पे बताया गया। अब क्या होता है राज्य की मतलब राज्य क्या, राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है? राज्य की परिभाषा क्या है कि देखा जाए तो देखो, ये यहाँ पे मैं राज्य की, उस राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं स्टेट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या आपका झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूं कि राज्य की परिभाषा वो, यानी जहां पे मौलिक अधिकारों से जो है, मौलिक अधिकारों का जो है वो संरक्षण करना है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड चीज़ों को जो है वो संयोजित करके रखना है, उनको जो है संरक्षण करके रखना है। जैसे मान लो, जैसे देखा जाए तो अपने आप में राज्य, जैसे मान लो देखा जाए तो यूपीएससी है, जैसे तो यूपीएससी अपने आप में स्टेट है। ध्यान रखना, यूपीएससी अपने आप में स्टेट क्यों है? क्योंकि यूपीएससी में जितने भी नियम बनेंगे तो वो यूपीएससी अपने आप खुद से बनाएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसे रखना है, कितने टाइमिंग का पैटर्न रखना है, कितने हिसाब से जो है मान लो जो है वो पेपर को मैनेज कराना है, पेपर को कैसे करवाना है। जैसे मान लो राज्य में है, राज्य में मान लो आपका यूपी ट्रिपल एससी हो गया, तो यूपी ट्रिपल एससी अपने आप में स्टेट है, वो अपने आप से नियम बनाया। जैसे मान लो ये हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है नालंदा, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये क्लास है हमारी, तो ये यहाँ ये अपने आप में स्टेट है। यहाँ पे जितने भी नियम बन रहे होंगे वो हमारे हिसाब से नियम बनेंगे कि आपको सुबह को किस टाइम आपकी क्लास लगनी है, किस टाइम आपकी क्लास ऑफ होनी है, किस टाइम आपकी कौन सी क्लास होनी है, किस टाइम आपका जीएस होना है, किस टाइम आपका मैथ होना है, किस टाइम आपका रीजनिंग होना है। करेंगे नहीं करेंगे? तो यही है ना, मान लो क्लास चल रही है, क्लास के बीच में आप नहीं आ सकते, क्लास में बीच में आप नहीं जा सकते हो, है नहीं? तो ये अपने आप में नियम है, तो ये एक स्टेट है देखा जाए तो। जैसे मान लो कोई डॉक्टरी अस्पताल है, उसका अपने आप में एक स्टेट है पूरा, वो वहाँ अपने हिसाब से नियम बनाएगा कि भाई 10 बजे से आपका 2 बजे तक बैठेंगे, फिर शाम को 5 बजे से 6 बजे तक बैठेंगे, है नहीं? तो ये वही है, ये आपको वही ध्यान रखना कि अनुच्छेद 12 में ये वही कहा जा रहा है, ध्यान रखना। अब बात आती है आगे आपका अनुच्छेद 13 की, कि अनुच्छेद 13 क्या है। तो अनुच्छेद 13 के बारे में ध्यान रखना, अनुच्छेद 13 क्या है। तो अनुच्छेद 13 बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 13 है अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 है बेटा अल्पीकरण, ध्यान रखना अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब क्या है? अल्पीकरण, अल्पीकरण में ध्यान रखना अल्प और प्लस करण। तो अल्प मतलब क्या है? अल्प मतलब सीमित, और कारण मतलब होता है किसी कारण से। तो किसी कारण से आपके अधिकारों को जो है वो अल्प करा जा रहा है, कम करा जा रहा है, ध्यान रखना। क्यों कम करा जा रहा है? मान लो आपको अधिकार दे दिया कि आपको कहीं भी घूमने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी के भी बेडरूम में जाके बढ़ जाओगे, हैं? मान लो आपको मौलिक अधिकार दे दिया, आपको घूमने का अधिकार दे दिया, आपको कहीं भी जाने का अधिकार दे दिया, तो आप किसी के मोहल्ले में 4 बार या 5 बार या 6 बार आप बाइक से चक्कर थोड़ी ना काट दोगे, तो वहां पे तुम्हें पकड़ लेगा कोई भी, पूछेगा कि क्या मामला है भाई, कैसे चक्कर लगा दिए, 5-6 चक्कर लगा दिए, क्या बात है? तो अगर आपके मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, और अगर आपके मूल अधिकारों से दूसरे को अगर दिक्कत है, दूसरे को अगर मान लो जो है परेशानी है, दूसरे को अगर ठेस पहुंचती है, तो आपके मौलिक अधिकारों को वहां पे अल्प करा जाएगा। यही है आपका अनुच्छेद 13 अल्पीकरण, कि आपके मौलिक अधिकारों से अगर दूसरे को दिक्कत है तो वहां पे आपके मौलिक अधिकारों को जो है वहां पे सीमित करा जाता है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 13 अल्पीकरण, अगर आपको कहीं भी जाने का घूमने का अधिकार दिया है तो आप किसी के बेडरूम में आप प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट, आपको ध्यान रखना है, प्राइवेसी होती है, राइट टू प्राइवेसी, ध्यान रखना, निजता का अधिकार, वहां पे आपका अनुच्छेद 13 आके खड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। इतना समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है, भाग 3 में आप मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ ले हो, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ ले हो, 12 से 35 तक जो हैं वो दिए गए हैं, और इसको नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है, फ्रेंच भाषा में इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, अमेरिका से ये लिए गए हैं, और इसको निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। मतलब निलंबित मतलब कुछ टाइम के लिए रोक सकता है।
मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार संसद के पास है, मौलिक अधिकार का संरक्षण करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास है। मौलिक अधिकारों की सबसे पहले बात 1931 के कराची अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और अनुच्छेद 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है मौलिक अधिकार की परिभाषा, यानी राज्य के संदर्भ में, यानी यहाँ पर मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाए, उससे संबंधित जो भी नियम है उन पर वर्क किया जाए। उसके अलावा अनुच्छेद 13 क्या है? उसके अलावा अनुच्छेद 13 है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे मूल अधिकारों से दूसरे को या सामने वाले को दिक्कत है तो आपके मौलिक अधिकारों को वहां पे क्या किया जाएगा? आपके मौलिक अधिकारों को वहां पे रोक दिया जाए, मतलब आपके मौलिक अधिकारों को वहां पे अल्प कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो यहां तक तो क्लियर होगा, यहां तक आप देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और बाकी नोट्स वगैरह बनाना चाहोगे तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इससे आगे और देखते हैं, दो एक अनुच्छेद और। 12 और 13 क्लियर हो गया ना? आगे देखो अगला क्या है। तो आगे मैं आपसे बता दूं, अनुच्छेद आपका यहां आता है, अनुच्छेद आपका 14, अनुच्छेद 14 यानी 14। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 के बारे में आपसे मैं बता दूं, अनुच्छेद 14 जो है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है, यानी समानता या समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से लगा के अनुच्छेद 18 तक जो है ये समानता या समता का अधिकार है। और जो 14 है वो है विधि के समक्ष समानता। अर्थात देखो यहां देखा जाए तो यहां से अगर देखा जाए ना, आर्टिकल 14 से लगा के आर्टिकल 18 तक ये जितने भी आपके अधिकार हैं ये हैं समता या फिर समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है बेटा, ध्यान रखना यहां तक ही। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 क्या है? तो अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता मतलब क्या है इसका? विधि के समक्ष, विधि मतलब होता है नियम कानून, और विधि के समक्ष समानता का मतलब ये होता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। क्या है? तो यहां पे है कि कानून के सामने सब, कानून के सामने सब बराबर हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगर कोई अमीर है तो उसके लिए भी वही कानून है, और अगर कोई गरीब है तो उसके लिए भी वही कानून है। यहाँ तक कि अगर कोई आपका डीएम अधिकारी है तो उसके लिए भी वही कानून है जो एक गरीब के लिए कानून है, एक किसान के लिए कानून है। यहाँ तक कि नेता मंत्री कोई भी हो, सबके लिए कानून समान है। ध्यान रखना, कानून ध्यान रखना, कानून के सामने सब बराबर हैं। ध्यान रखना, सबको कटघरे में खड़ा कर लेगा, सबको बराबर है। ऐसा नहीं है कि तुम अमीर हो, पैसे वाले हो तो तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं, तुम्हारे लिए कानून अलग से है। ऐसा नहीं है तुम किसान हो, गरीब हो तो तुम्हारे लिए अलग से कानून है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप नेता हो, मंत्री हो तो तुम्हारे लिए अलग से कानून है, नहीं, सबके लिए बराबर। कटघरे में लाके खड़ा कर लेगा सबको। ध्यान रखना, कॉलर खोल के चले जाओगे ऊपर वाला तो डीएम को भी फटकार लगा देगा, मंत्री को भी फटकार लगा देगा। ये है कानून, ये होता है कोर्ट। ध्यान रखना, तो कानून के सामने क्या है? सब बराबर है, यही होता है विधि के समक्ष समानता। ये होता है आपका आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में क्या है? तो आर्टिकल 14 में आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून जो है वो सबके लिए कैसा है? कानून सबके लिए जो है वो समान है। बात आती है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 में आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 15 क्या होता है? अनुच्छेद 15 में आपको ध्यान रखना है धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, यहां पे किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पर, ध्यान रखना, जन्म स्थान के आधार पर
यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ध्यान रखना, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, चाहे कोई सा भी क्षेत्र ही क्यों ना हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे निजी क्षेत्र क्यों ना हो, यानी सरकारी महकमा या प्राइवेट महकमा क्यों ना हो, कहीं भी सार्वजनिक कोई भी स्थल हो, कैसा भी, वहां पे आपको धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे आप वहां पे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म के आधार पे भेदभाव, जाति के आधार पे भेदभाव, लिंग के आधार पे भेदभाव होता है, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव होता है। जन्म स्थान के आधार पे कैसे भेदभाव होता है? जन्म स्थान के आधार पे जैसे मान लो तुम बिहार से आ रहे हो तो आपको कह दिया जाएगा बिहारी, और बिहारी आपको कह दिया जाएगा तो आपसे थोड़ा सा लोग दूरियां बनानी शुरू कर देंगे कि ये बिहारी है, इस तरीके से। या मान लो आप कहीं दक्षिणी भारत से आ रहे हो तो आपसे दक्षिणी भारत से अगर मान लो आप आ रहे हो तो आपसे लोग थोड़ी सी जो है वो अलग चीज़ें करने लगेंगे कि आप तो दक्षिण भारत से आ रहे हो, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, हमारे यहाँ काले गोरे का कोई ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे देखा जाए ना तो हमारे यहाँ पे काले या गोरे का कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि हाँ ये काला है गोरा है। हमारे हिंदुस्तान में अगर काले और गोरे के मामले में अगर देखा जाता है ना तो वो एक बार देखा जाता है शादी के टाइम पे, है नहीं, कि शादी के टाइम पे देखा जाता है कि गोरा है, काला है, गोरी है, काली है, या नाग बैठी हुई है, माथा ऊंचा है। तो माथा ऊंचा कहाँ से बनाया जाएगा? आगे से छील दो, ऊंचा हो जाएगा। तो ये है हमारे यहाँ पे देखा जाए काले गोले का काले और गोरे में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा एक आता है, कभी समय आता है, देखा जाता है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उसके अलावा लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। मान लो महिलाओं के साथ में कुछ और भेदभाव होता है, पुरुषों के साथ में और भेदभाव होता है, और ये आज भी चला आ रहा है। आज भी कम से कम भारत के अंदर देखा जाए तो 50-60% ये आज भी है कि कुछ महिलाएं अभी भी घर से नहीं निकल पाती हैं और पुरुष जो है वो सारे में भगे फिर रहे हैं, है नहीं। तो लिंग के आधार पे भी होता है। अच्छा, धर्म के आधार पे देखा जाए तो धर्म के आधार पे यहाँ बताया तो है, लेकिन धर्म से मान लो जैसे धर्म में आप देख लो बेटा, जैसे धर्म में आप हिंदू धर्म देख लो, धर्म में आप हिंदू धर्म देखो, है नहीं, ध्यान रखना। तो हिंदू धर्म में ब्राह्मण भी है, हिंदू धर्म में क्षत्रिय भी है, हिंदू धर्म में वैश्य भी है, हिंदू धर्म में आपका शूद्र भी है। मान लो हिंदू धर्म के अंदर आपको ध्यान रखना है, हिंदू धर्म में जनरल भी है, हिंदू धर्म में ओबीसी भी है, हिंदू धर्म में एससी भी है, ये सब है ना, ओबीसी एससी जनरल आते हैं हिंदू धर्म में। तो धर्म से इतना नहीं है, लेकिन धर्म के अंदर यहाँ पे जो जातियाँ हैं, जातियों में बहुत ज़्यादा भेदभाव है, जातियों में बहुत ज़्यादा भेदभाव है। यानी देखा जाए तो भाई एससी एसटी ओबीसी आपस में इनमें बहुत ज़्यादा जो होता है बहुत भेदभाव रहता है कि आप एससी हो, आप ओबीसी हो, आप जनरल हो, यहाँ पे बहुत चीज़ें होता है। भारत में ऐसा हुआ है, भारत में देखा जाए तो भारत के इतिहास में ही ऐसा हुआ है। आपके दक्षिण भारत के अंदर अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में एक जगह पड़ती है त्रवणबेलगोला। तो त्रवणबेलगोला में देखा जाए ना तो वहाँ पे जो है ना वो एससी महिलाओं के साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था जाति के आधार पे। बहुत भयानक इतिहास अगर बताया जाए तो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो है दक्षिण भारत में त्रवणबेलगोला में जो आपके निम्न वर्ग के लोग हैं, एससी समुदाय के लोग हैं, तो वहाँ पे महिलाओं को स्तन ढकने की परमिशन नहीं थी। अगर वहाँ पे महिलाओं को स्तन ढकना है तो वहाँ पे उनको टैक्स देना होता था, मूला कर जिसको बोला जाता था, तो मूला कर दिया जाता था। तो ये इतिहास रहा है हमारे भारत में। भारत की घटना बता रहा हूँ मैं, दक्षिण भारत की, कि जाति के आधार पे कैसा भेदभाव है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 15 यही कह रहा है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पर आप कोई भी भेदभाव नहीं करोगे, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो या फिर आपका निजी क्षेत्र हो, ध्यान रखना। और 14 में क्या है? 14 में यह है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो निम्न हो, उच्च हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, XYZ कुछ भी हो, वहां पर भैया विधि के समक्ष समानता है, यानी कानून सबके लिए बराबर है। वो सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर देगा और सबको बराबर जो है वो डिसीजन देगा कि आप अपराधी हो तो आपके लिए ये है। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हो, आपने अपराध किया तो आपकी सजा कम हो जाएगी, नहीं, ये नहीं है। आर्टिकल 14 यही कह रहा है। तो 12 में क्या है? परिभाषा। 13 में क्या है? अल्पीकरण। 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए बराबर है। और अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी पे भेदभाव नहीं कर सकते। और इससे पीछे अगर देखा जाए तो भाग 3 में आते मौलिक अधिकार, ध्यान रखना है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक चलते हैं। और नैसर्गिक अधिकार बोला जाता है, मेगना कार्टा भी कहा जाता है, अमेरिका से लिए गए हैं। राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, ध्यान रखना।
प्रतिबंधित संसद कर सकती है, संरक्षण हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मौलिक अधिकारों की सबसे पहले बात आई थी 1931 का कराची अधिवेशन में, और 12 में परिभाषा है और 13 में अल्पीकरण है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आज ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया, मौलिक अधिकार पढ़ाया। क्लास बढ़िया लग रही है, समझ में आई है तो आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। और इससे आगे जो आपका बचता है 15, 16, 17, वो आपका नेक्स्ट क्लास में आपको कल पढ़ाया जाएगा। पूरे 12 से लगा के 35 तक जितने भी मौलिक अधिकार है, सारे मौलिक अधिकार बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में। अभी मैंने आपको 12 कराया, 13 कराया, 14 कराया, 15 कराया, ठीक है, ध्यान रखना। 16, 17, 18, 19, 20, इससे आगे 35 तक जितने भी हैं वो आपका नेक्स्ट क्लास कल करवा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टाटा।